नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्पेशल शो हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। कैंसर एक गंभीर समस्या है और बड़ी बात यह है कि कैंसर आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर चाहे आप टीवी एक्ट्रेस की बात कर लीजिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात कर लीजिए या आम महिलाओं की बात कर लीजिए, कैंसर की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिषेक चारण, MD/DM कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, HCG कैंसर सेंटर जयपुर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैंसर आखिर क्या है और कैसे जन्म लेता है। कैंसर एक प्रकार की बीमारी है। हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, जब वो प्रोलिफरेट करते हैं और अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेट करते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कैंसर बन जाते हैं। एक प्लेट्यू मेंटेन होता है, एक बैलेंस मेंटेन होता है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाता है, उससे फिर कैंसर बनता है। अब ये क्यों होता है, ट्रिगर क्यों होता है, उसके हज़ारों रीजंस है। कोई बाहर से टबैको कंजप्शन है, कोई शरीर के अंदर म्यूटेशन हो गया तो उसके हज़ारों, कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया, किसी भी कारण से ट्रिगर होके प्रोलिफरेट कर जाता है सेल्स और फिर वो कैंसर बन जाता है। सर, अभी तक हजारों केसेस आप हैंडल कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि कैंसर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल माना जाता है, एक मिथ इसको मान सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक प्रकार की भ्रांति है। ऐसा नहीं है कि कैंसर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है। स्टेज 4 में भी कैंसर ठीक होते हैं। लिम्फोमा ले लीजिए आप, स्टेज 4 में आता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, वो 4th स्टेज में भी ठीक होता है। ओवरी है जो लेडीज़ में 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है, वो 4th स्टेज में आता है, वो भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो ये कहना कि 4th स्टेज में लाइलाज हो जाती है, सेवा करो, ये पुरानी बातें हैं। इलाज संभव है और पेशेंट पूरा क्योर हो सकता है 4th में भी। अच्छा अभिषेक जी, अगर टाइप्स की बात की जाए, कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं और रिस्की सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ऐसे देखा जाए तो ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं हेमैट एंड सॉलिड मैलिग्नेंसी। सॉलिड में मोर देन 50 से ज़्यादा मैलिग्नेंसी होती है। हेमैट में तो इवन इट इज़ 100 से ज़्यादा कैंसर पाए जाते हैं। तो क्योंकि सब टाइप इतना साइंस आगे बढ़ी है कि हम बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। देखा जाए तो 100 से ज़्यादा कैंसर है आज के दिन में। सर, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो मोस्टली क्या सिम्टम्स होते हैं कि भाई ये अलार्म है कि अब आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में, चेक कराना पड़ेगा? क्योंकि अभी हम फीमेल के कैंसर की अगर बात कर रहे हैं तो जल्दी से फीमेल जाती नहीं है डॉक्टर के पास में, एक शर्म चाहे उसको कह लीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इंडियन फीमेल्स जो हमारी होम मेकर हैं खासकर, वो हेजिटेट करती हैं। सोसाइटी इशू कह लीजिए, टैबू कह लीजिए, वॉटेवर कह लीजिए, वो जल्दी से इवन अपने हस्बैंड या जो भी कंपेनियन उन तक भी वो ओपन अप नहीं हो पाती हैं। तो बात ये है कि सिम्टम जब तक वो उनको पता लगता है और जब तक वो डॉक्टर तक आते हैं तब तक काफ़ी टाइम निकल चुका होता है। जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, 3 से 6 महीने से दिक्कत हो रही होती है। तो सिम्टम की बात करें तो पर्टिकुलर कैंसर के हिसाब से सिम्टम होता है। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, और फीमेल में तो है ही नंबर 1। 2.5 लाख केसेस पाए जाते हैं हर साल। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ब्रेस्ट में होता है कि कोई गांठ ब्रेस्ट में लगे, उससे हो सकता है, या ब्रेस्ट का आकार चेंज हो रहा हो, या ब्रेस्ट का नॉर्मल कलर चेंज हो रहा हो, या ब्रेस्ट में आपको लगे कि निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या निप्पल रिट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ खिंच रहा हो, या एक्जिला में कोई, जो बगल कहते हैं, उसमें कोई गांठ या हैवीपन महसूस हो रहा हो। तो ये तो हो गए ब्रेस्ट के सिम्टम। फिर आप बात कीजिए आप जैसे सर्वाइकल कैंसर, जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है लेडीज़ में, उसमें क्या होगा, उसमें वाइट डिस्चार्ज अगर लंबा खिंच रहा हो पेशेंट को, या पीरियड्स के बीच में अगर ब्लीडिंग हो जो कि अनएक्सपेक्टेड है, नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स रहते हैं लेडी के, उनको हो तो ये हो सकता है। तीसरा आप ले लीजिए अगर उनके बीच में कोई ज़्यादा उनको लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, उससे हो सकता है। 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर लेडीज़ में पाया जाता है ओवरी। ओवरी में क्या मानेंगे कि आप अर्ली सैटाइटी फीचर्स होते हैं। ओवरी की गांठ बड़ी नॉन स्पेसिफिक होती है और धीरे धीरे ग्रो करती रहती है। वो ग्रो करके ब्लैडर को दबाएगी तो आपको यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे, वो पीछे आंतों को दबाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और वो ऊपर दबाएगी तो फिर आप खाना जल्दी नहीं खा पाएंगे, पेट भरेगा और इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया जो कहते हैं वो सब होगा। उसी तरीके से एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसको बच्चादानी और यूट्रस कहते हैं, उसका कैंसर पोस्ट मीनोपॉजल 50 के बाद में जिनके महीने ख़त्म हो गए हैं, उनको ऑल ऑफ सडन एकदम से अगर ब्लीडिंग आ जाए और जो अनएक्सपेक्टेड होती है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि इनको एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। तो सिम्टम वेरी करता है कि कौन सा आपकी मैलिग्नेंसी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उस हिसाब से सिम्टम्स। अच्छा सर, ये जो भी आपने सिम्टम्स बताए, मैं श्योर हूँ कि कई परसेंटाइज में ऐसी महिलाएं होंगी जो शायद इन सिम्टम्स को फील भी कर रही होंगी बट बता नहीं पा रही होंगी। क्योंकि आप देखिए कि इंडिया के अंदर मोस्टली एरिया
रूरल एरिया की तरफ चल जाता है, वहाँ पे तो महिलाएं बिल्कुल नहीं बोलेंगी और शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि हमें कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर आप महसूस करें तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज होता है कि आप उसको कुछ दवाइयों से ही निदान आपका इससे हो सकता है। सर, डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो वो कैसे पता लगाया जाए? देखिए, डायग्नोसिस भी जैसे डिपेंड करता है कौन सी मैलिग्नेंसी को आप टारगेट कर रहे हैं। ब्रेस्ट है, जैसे किसी भी मैलिग्नेंसी में आपको 2 या 3 चीज़ें करनी होती है। एक तो इमेजिंग करनी होती है। इमेजिंग के लिए कि हम देखें कि स्कैन करें, सीटी, एमआरआई या जो भी एक्सरे, मेमोग्राम जो भी करना है, उससे हमें पता लगे कि बीमारी है कि नहीं है तो कितनी अंदर तक बढ़ी हुई है। उसको फिर कन्फर्मेशन करना होता है बायोप्सी से। बायोप्सी एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें नीडल जाती है और आपका सैंपल लेगी, फिर वो लैब में जाएगा, माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट देखेगा, अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेगा कि इसमें कैंसर के कण है कि नहीं है। वो कंफर्म करेगा कि कैंसर के कण है, फिर हम पुष्टि हो जाएगी कैंसर की। ये 2 मेन मोडालिटी रहती है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी कुछ टाइम पे चाहे सोशल मीडिया कह लीजिए या फिर कहीं पे भी एक हैशटैग भी चला था सर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के इतने सारे केसेस सामने आए कि एक हैशटैग ट्रेंड करने लग गया था। ट्विटर पे भी बात कर लीजिए या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात कर लीजिए। क्या सर ऐसी वजह मानी जाए कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है महिलाओं में? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो आप हैशटैग का बता रहे हैं, लास्ट मंथ अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ था, तो हमने भी काफ़ी प्रोग्राम करे, बाकी सोसाइटीज़ ने भी करी और उस समय मुहिम चल गई थी, हैशटैग है ये सब। तो अब आपका सवाल है कि क्या रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर किसी भी मैलिग्नेंसी में होता है एज, एडवांसिंग एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता रहेगा। फिर आते हैं ब्रेस्ट कैंसर में और स्पेसिफिक क्या हो सकता है। स्पेसिफिक ये होता है कि आज के दिन में जो हमारी महिलाएँ हैं, जो यंग लेडीज़ हैं, उनके साथ अंतर्द्वंद ये है कि उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ और कैरियर लाइफ, रिप्रोडक्टिव साइकिल, कैरियर साइकिल साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, तो उसमें बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो पाता। लेट शादियाँ, लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, अर्ली पीरियड आना, लेट मेनोपॉज होना, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब फैक्टर जो लाइफस्टाइल की वजह से हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के दिन एस्पिरेशंस बहुत है, एस्पिरेशनल भारत है हमारा, हर कोई बढ़ना चाहता है। और फेज लाइफ का वही होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी आपकी वही 25 टू 35 की एज है, कैरियर साइकिल भी वही है, तो उसमें फिर आपकी हेल्थ इग्नोर हो जाती है। तो लेट चाइल्ड बर्थ जिनका होता है अबव फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 35, वो एक रिस्क फैक्टर है। आपका अनअपोज ईस्ट्रोजन, आपकी बॉडी से ईस्ट्रोजन निकलता है हार्मोन, वो आपको ट्रिगर करता है। आपके और रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ओबेसिटी है। ओबेसिटी पोस्ट पीरियड्स खत्म होने के बाद में अगर पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इंडियन सोसाइटी में। हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारी मम्मियाँ, आंटियाँ सब बैठे रहते हैं घर पे, उनका हैवी वेट होता रहता है, ओबेसिटी होती रहती है। ओबेसिटी से ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम, बच्चादानी वाला कैंसर, ओवरी, पैनक्रियाज, खूब सारे कैंसर होते हैं। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हम कीटो डाइट लेते हैं, हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, प्रोटीन इनटेक कम है हमारा, उस वजह से मीट प्रोसेस्ड और ये सब प्रोसेस्ड डाइट आउटसाइड, ये सब बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कौन सी वो राइट टाइम होता है कि आपको बच्चे प्लान करने चाहिए, या फिर ताकि आपकी जो लाइफ है वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चले और इस तरह के जो केसेस है वो बढ़े ना? देखिए, ये बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, ये कपल का या फैमिली का डिसीजन होता है। एज ए मेडिकल आई वुड सजेस्ट कि जो मेडिकली हम समझते हैं कि 35 साल के पहले आपकी प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो आपका रिस्क फैक्टर कम होता है, और 35 के बाद अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी होती है तो 2 गुना रिस्क होता है। उसी लेडी से आप कंपेयर करेंगे तो आपका 2 गुना रिस्क ज़्यादा है अगर आपकी 35 के बाद डिलीवरी हुई है। उसी तरीके से जिनके पीरियड्स ज़्यादा होते हैं, जिनके एक बच्चा होता है, किसी के 4 बच्चे होते हैं, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 4 कीजिए, 1 कीजिए, दैट इज़ पर्सनल चॉइस। पर जितना ज़्यादा आपके प्रेगनेंसी कम है, जिनकी प्रेगनेंसी कम है या इनफर्टिलिटी है, उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। इसका कारण ये होता है कि जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है या इनफर्टिलिटी, उनको ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है बॉडी में। ईस्ट्रोजन हार्मोन फिर आके ब्रेस्ट में प्रोलिफरेशन कराता है, ग्रोथ। और जिनकी प्रेगनेंसी टाइमली होती है, जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनमें ईस्ट्रोजन दबा रहता है, तो फिर आपके ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी के रिस्क कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर रिस्की स्टेज मानी जाए तो कौन सी मानी जा सकती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर? ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आप बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 4 स्टेजेस होती है। अप टू थर्ड हम मानते हैं कि वी कैन क्योर द पेशेंट। फोर्थ में भी हम काफ़ी रिलीफ आ सकता है, पर मतलब पूरा क्योर नहीं हो सकता। पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाएगा, ये है
क्योरेबिलिटी चली जाती है, वो अप टू द 3rd स्टेज होता है और मोस्टली पेशेंट 2nd या 3rd में आ जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाता है या कई बार बहुत एग्रेसिव होता है तो जाके 4th में पता लगता है, नहीं तो बाय द टाइम ऑफ 2nd या 3rd आपको फील हो जाता है। कोई भी इंसान नहाएगा करे उसको पता लग जाता है कि देयर इज समथिंग, मतलब कुछ उनको फील हो जाएगा। हाँ वो बात है, सोसाइटल टैबू में वो इग्नोर करते हैं उसको, वो बात जरूर है, पर इंसान को पता लग जाता है, मतलब बॉडी आपको हिंट देने लग जाएगी कुछ दिक्कत है, आपको उस पकड़ के टाइमली पहुंचना है। बॉडी आपको अलार्म जरूर दे देगी कि कुछ तो गड़बड़ है और ये वक्त है कि अब आपको जाना है डॉक्टर के पास में, चेकअप पूरा करवाना है ताकि रिस्क कम हो सके। सवाल सर बहुत सारे, सवालों के जवाब भी आपसे लगातार लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि कैंसर को लेकर के सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि कई सारे मिथ भी आपके दिमाग में होंगे स्पेशली फीमेल्स को लेकर, और इसीलिए ये स्पेशल एपिसोड हम फीमेल्स के लिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस किस प्रकार के कैंसर होते हैं और किस किस प्रकार से आप उनसे निजात पा सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट हर कैंसर का होता है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अभिषेक चारण जी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। अभिषेक जी, अगर स्टेटस की बात की जाए, क्योंकि हर रोज आपके पास में हजारों की संख्या में मरीज आते होंगे, आप उनका इलाज भी कर रहे हैं, कितनी संख्या में मेल्स आते हैं और फीमेल्स आते हैं, रिस्क फैक्टर इसमें ज्यादा लगता है? भारत में ग्लोबोकैन 2022 का डेटा है जो WHO पब्लिश करता है, उनकी रिपोर्ट में भारत में 14 लाख केसेस डायग्नोस हुए, नए केसेस, जो कि अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि अभी हमारी ट्यूमर रजिस्ट्री बेहतर हो रही है तो ये केस बढ़ता रहेगा। आज के दिन भारत में 2nd मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इंडिया में कैंसर है। विदेशों में तो नंबर 1 है फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स, भारत में भी 2nd मोस्ट कॉमन है। अब बात करें कि ब्रेकेज की, 14 लाख में ज़्यादातर केसेस फीमेल में होते हैं, 7.5 लाख से ज़्यादा केसेस फीमेल में। हालांकि फीमेल पॉपुलेशन इंडिया में कम है मेल के बनस्पत, और फीमेल में ड्रग ये एक्सपोजर, आपका टबैको एक्सपोजर, अल्कोहल एक्सपोजर भी कम है, जो कि 30% कैंसर्स करता है, ओरल, हेड एंड नेक और ये सारे। फिर भी फीमेल में ज़्यादा होता है कैंसर, पॉपुलेशन कम है, रिस्क फैक्टर कम है तो भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, सोसाइटी का, समाज का, NGOs का, गवर्नमेंट का, इस पे काम होना चाहिए। सर, पर वजह इसकी क्या समझी जाए कि मेरे को लगता है कि फीमेल शायद अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करती होगी एज कम्पेयर टू मेल्स। वजह यह है कि इंडियन सोसाइटी ऐसे है कि हमारे लेडीज, पहले वो बच्ची होगी वो इग्नोर करेगी हेल्थ, फिर वो शादी कर लेगी, उसके लिए प्रायोरिटी उसकी हेल्थ हमेशा पीछे होगी। तो एज बीइंग मेल या एज बीइंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप उनका ध्यान रखें, उनको कोई दिक्कत है आप पहले एग्रेसिवली उसको पुश करें, उनको लेके जाएं। ब्रेस्ट कैंसर आज के दिन में इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है एंड ये प्रिवेंटेबल है। टाइमली डायग्नोस होना, टाइमली स्क्रीनिंग होना प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर 90% आप प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छी वैक्सीनेशन से, वो अभी हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने 24 में सर्वाइकल वैक्सीन फ्री कर दिया, ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फ्री है। तो ये सब चीज़ें हमें एड्रेस करनी है, पर इसके लिए इनिशिएटिव, बच्ची को अगर वैक्सीन लगवाना है तो उसकी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाइफ के लंप है, ब्रेस्ट में गांठ है, वो नहीं करेगी, आपको लेके जाना है। तो एज अ सोसाइटी हमें, एज अ मेल, हमें ज़्यादा पुश करना है कि फीमेल की हेल्थ इश्यूज हम एड्रेस करें। अच्छा, इसके अलावा अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो कितने टाइप की स्क्रीनिंग होती है? ट्रीटमेंट पे फिर हम आएंगे कि किस किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखिए, स्क्रीनिंग हमेशा नॉर्मल इंडिविजुअल में करी जाती है, मास पॉपुलेशन पे करी जाती है, जिससे आपको अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, स्टेज 1 या 2 में हो जाए। स्क्रीनिंग के 2 ही फंडे हैं, एक तो नॉर्मल बड़ी पॉपुलेशन पे कीजिए आप, और ऐसे प्रोसीजर से कीजिए जो एक्सेप्टेबल हो पॉपुलेशन को, सस्ता हो और ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट कॉमन पाया जाता है, उसमें स्क्रीनिंग होती है, उसमें 3 सेकंड लगते हैं। एक नॉर्मल छाती का एक्सरे होगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कुछ लंप है, गांठ है, किसी चीज़ में एड्रेस करना है। ये एज क्या डिफाइन है, 40 साल की एज में होता है, कुछ लोग 45 में कराते हैं, बट जनरली आई सजेस्ट कि 40 के बाद होना चाहिए। साल में या 2 साल में एक बार आप एक्सरे मैमोग्राम कीजिए। सर्वाइकल कैंसर क्योंकि यंग लेडीज़ में भी होता है, 20-30 के अराउंड भी पाया जाता है, तो उनकी स्क्रीनिंग जल्दी करते हैं। वो 21 साल की उम्र में होती है। एक पैप स्मीयर होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है, वो 3 साल में एक बार कराओ। या एक ब्लड टेस्ट होता है HPV DNA, वो कराओ आप 5 साल में। तो डिपेंड करता है। ओवरी की अभी तक कोई स्क्रीनिंग मेथड नहीं आई है। ओवरी में ये है कि आपको सिम्टम आए तो जल्दी आपको टाइम से जाना है। एंडोमेट्रियम की भी कोई अभी स्क्रीनिंग मेथड नहीं है, पर कुछ कैंसर्स की है, जैसे हेड एंड नेक, ओरल कैविटी है, उसमें आप चेकअप कराओ नॉर्मल फिजिशियन या कोई भी डेंटिस्ट से, जो पकड़ सके कि अंदर आपके ओरल कैविटी में कोई गांठ है, कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है। तो कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, कुछ कैंसर्स की लंग में है, जैसे आप लो डोज CT स्कैन कराओ 50 के आसपास, उससे पता लग जाता है आपको कि लंग में आपके कोई गांठ है,
जो स्मोकर्स हैं, हैवी स्मोकर, जनरली उनमें हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अलग अलग कैंसर का किस तरह से ट्रीटमेंट होता है और कितने पीरियड तक ये ट्रीटमेंट चलता है, कितना समय लग सकता है? देखिए, अगर आप माने पहली 3 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आप पूरा बीमारी को हटा सकते हैं, पूरा क्योर कर सकते हैं। स्टेज 4 ज़्यादातर कैंसर में, जैसे ब्रेस्ट में, उसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ मेनली 3 होती हैं, जैसे एक सर्जरी हो गया, एक आपकी रेडियोथेरेपी होगी, एक कीमोथेरेपी या ड्रग थेरेपी हो गया। इन तीनों का मिश्रण से कीमोथेरेपी मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है। कीमोथेरेपी में मैं बताना चाहूँगा, कीमोथेरेपी एक प्रकार का ड्रग होता है जो आप बॉटल्स में, नॉर्मल सलाइन आपकी जो ड्रिप होती है उसमें डाल के आप अपने कैन्यूला लगा के ड्रिप के माध्यम से आपके शरीर में जाती है, उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। उसका काम ये होता है कि अंदर आपके कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। पर कीमोथेरेपी क्योंकि ब्लड के माध्यम से जाती है तो वो पूरे शरीर में फैलती है, तो कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट भी दे देती है, जैसे कभी आपको उल्टी आना, आपके छाले हो जाना, ये बाल गिर जाना, ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं। पर बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होता है, साइड इफेक्ट कम होता है, तभी हम सजेस्ट करते हैं कि आप दवाई लीजिए। महिलाओं में ये भी देखा गया, जैसे भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि कीमोथेरेपी के बाद में बाल झड़ने जैसी समस्याएं होती है, इस थेरेपी के दौरान कुछ मार्क्स भी मैंने देखा है कि बॉडी पर होते हैं। जी, अलग अलग प्रकार के कई बार रैश भी आ जाते हैं। और बाल झड़ने के लिए भी मैं बताऊं, आजकल वो स्कैल्प कूलिंग मशीन आ गई है, उसको आप ड्यूरिंग कीमो जब आप चढ़ा रहे होते हैं, अगर आप स्कैल्प कूलिंग, एक कैप सी लग जाती है सिर पे, जिससे सिर का तापमान कम हो जाएगा, ठंडा रहेगा, तो कीमो का पेनिट्रेशन सर तक होगा नहीं, तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे, तो अप टू 50% बाल आप बचा सकते हैं। रही बात छालों की, ये भी थोड़े बहुत होते हैं, रैश हो जाते हैं, डिपेंड करता है कौन सा ड्रग मिला है। कई बार ओरल कीमोथेरेपी उससे भी हो जाते हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसेस आ गए हैं ट्रीटमेंट में आजकल। अभी आपने पढ़ा हो, लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी हो, ऑन्कोलाइटिक वैक्सीन आ गया, एक तरह का आरएनए वैक्सीन होता है। अच्छा। उसको आप डायरेक्ट गांठ में दीजिए, अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले ही पब्लिश हुआ है यूके में, उससे पूरी गांठ गायब होगी। तो एडवांसेस काफ़ी आ गए। इम्यूनोथेरेपी है, लास्ट 10 साल इम्यूनोथेरेपी का डिकेड माना जाता है ऑन्को में, उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रीटमेंट। वो उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। इम्यूनोथेरेपी आप चढ़ाएं, वो भी ड्रिप के माध्यम से जाता है, उसके साइड इफेक्ट कीमो के मुकाबले 10% ही होते हैं। बहुत अच्छी इफेक्टिव थेरेपी होती है। उसमें ये क्या करता है, वो इम्यूनोथेरेपी जाएगी, आपके शरीर को एक्टिवेट करेगी, आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कैंसर को आइडेंटिफाई करके उसको मारेगा। उसी तरीके से एडवांस थेरेपी में कार्टी थेरेपी आ गई है। कार्टी थेरेपी अभी लेटेस्ट इंडिया में भी चालू हो गई है, हम देखते हैं। कार्टी क्या करते हैं, आपके शरीर से सेल निकालेंगे, उनको इंजीनियरिंग करेंगे बाहर, इंजीनियर ऐसा करेंगे और उसको आपको वापस चढ़ा देंगे, जिससे वो जाके आपके कैंसर को आइडेंटिफाई करे और उसको डिस्ट्रॉय करे। तो कहने का पॉइंट ये, काफ़ी एडवांसेस हो गए हैं, साइड इफेक्ट पे नहीं डरना है, काफ़ी कम साइड इफेक्ट है। अच्छा, डर तो ये भी रहता है कि अगर मार्क्स आ गए हैं, बाल झड़ गए हैं, तो फीमेल्स परेशान भी इसलिए हो जाती है कि हम लोग हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस से लौट नहीं पाएंगे, हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। तो ये भी ज़रा जानकारी दीजिए उनको कि क्या इसके किस तरह से वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ सकती है, अपने लुक्स को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर हो जाती हैं। मैं एक बात बता दूं, ये ड्यूरिंग कीमो ट्रांसफ्यूजन होता है, आप बंद करेंगे कीमोथेरेपी, 4-6 महीने में सबके बाल आ जाते हैं। उसके बाद में इसको टैकल कैसे करना है, बहुत सप्लीमेंट्स आती हैं, बहुत हमारे प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स होते हैं, उससे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट होना अच्छी बात है, इससे हमें पता लगता है कि ड्रग आपका काम कर रहा है, तभी साइड इफेक्ट भी दे रहा है। और दूसरा, काउंसलिंग करो, आप पेशेंट को काउंसलिंग करो, उनको कॉन्फिडेंस में रखो, पॉजिटिव रखो। पहले की अपेक्षा बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, वैक्सीन्स काफ़ी ज़्यादा आ गई है, डेथ रेट में भी काफ़ी फर्क आया होगा। काफ़ी डिक्लाइन आया है। पहले आप देखें तो ब्रेस्ट कैंसर 3rd या 4th स्टेज में इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। अब इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं आप ब्रेस्ट कैंसर। अभी ऑन्कोलाइटिक वैक्सीन जो मैं आपको बता रहा था, यूके में हो रहा है, तो ये काफ़ी एडवांसेस आ गए। पहले हम सोचते नहीं थे स्टेज 4 30%, अभी 30% से ज़्यादा लोग स्टेज 4 में भी सर्वाइव कर रहे हैं 5 साल तक, तो बहुत अच्छा रहा है। और फर्स्ट, थर्ड, पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में तो क्योर चांसेस भी बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट ट्रिपल रिजल्ट हो गया है। पहले अगर 5% था तो अब 15% सर्वाइवल हो गया है। सबसे ज़्यादा रिसर्च इसमें है, हर 3 महीने में ट्रीटमेंट चेंज होता है, हर 3 महीने में कोई नई स्टडी आती है, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ। तो पेशेंट के लिए कभी भी इट्स नेवर टू लेट। ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते बंद हो गए या आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए, कुछ ना कुछ आता रहेगा। ट्रायल्स इतने होते रहते हैं, जिनके पास ऑप्शन खत्म हो गए वो ट्रायल में जा सकते हैं। कितने क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में चल रहे हैं, जयपुर में चल रहे हैं बहुत सारे क्लिनिक। तो ऑप्शन हमेशा हैं, एडवांसेस बहुत हैं, कभी भी गिव अप नहीं करना। कौन सी लाइफस्टाइल महिलाएं अपनाएं जिससे कि वो बच सके, मतलब कैंसर की स्टेज तक ही ना पहुंचे? देखिए, लाइफस्टाइल एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो पहले अपन डाइट से शुरू करते हैं। डाइट में पहले आपको क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है। आपको लेना क्या है, आप अच्छी प्रोटीन डाइट लीजिए, आप पानी पिए, आप ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी हो सके वो लीजिए, लेग्यूम्स लीजिए आप,
उसके बाद में आप फ्रूट्स वेजिटेबल इनका इंटेक कम कीजिए, प्रोसेस्ड मीट होता है या बाहर का प्रोसेस्ड खाना होता है उसको आप कम कीजिए, कीटो डाइट कम कीजिए, ये सब तो आपको डाइट में मॉडिफिकेशन करना है, पानी ज़्यादा पीना है आपको। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगता है इंडिया में सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम बैठे रहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। स्टडीज़ हैं, काफ़ी स्टडीज़ हैं जिन्होंने बताया अगर आप 150 मिनट एक्सरसाइज करें, मॉडरेट ऐसे नहीं कि बहुत रनिंग करनी, मॉडरेट मतलब ब्रिस्क वॉकिंग, या आपने कुछ चल लिए या कोई भी स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है वो खेल लिए, 75 से 150 मिनट आप हफ्ते में एक बार कर ले तो आपका 4 से 6 गुना रिस्क कम हो जाता है। और ये आपका कैंसर नहीं, आपके हार्ट, बीपी, शुगर सबका रिस्क कम कर देता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रनिंग करनी है, वॉकिंग, जो स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है कीजिए। मेरी एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, 32 ईयर ओल्ड, शी लव साइकिल, वो 3 साइकिल खरीद चुकी हैं और इतना साइकिलिंग करती हैं और उनका रिजल्ट जो जितना एक्सपेक्टेड उससे 3 गुना बेटर रिजल्ट आया, पूरा उस ऑलमोस्ट साफ हो गया है। तो ये पॉजिटिविटी और ये एक्सरसाइज से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा ये रहता है कि आप लाइफस्टाइल कितना मॉडिफाई करते हैं, अच्छे से नींद ले, आप स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस में पाया गया कि डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है कैंसर से, पाया गया कि स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है तो आप कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस कम ले। मिलावट आजकल इतनी हो गई है कि बाहर का खाना तो बहुत मुश्किल हो गया है और वही मिलावट भरी चीज़ें हमारे घर में भी आती है। फिर चाहे फ्रूट्स की बात कर लीजिए, फल की बात कर लीजिए, दूध की बात कर लीजिए, घी की बात कर लीजिए, हर चीज़ में मिलावट है। इसको क्योर करके कैसे एक हेल्दी डाइट अपनाई जा सकती है? देखिए, इसी का है कि बाहर की डाइट अवॉइड कीजिए, साफ सफाई अच्छे से लीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा जाइए। एडल्ट्रेशन आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, अभी दिवाली पे हर मिठाई में एडल्ट्रेशन आता था, न्यूज़ में आता था हर जगह, तो उसको बाहर से जो हो रहा है उसको तो हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, हम क्या करें उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं खुद प्रेफर करता हूँ मैं बाहर का कम से कम खाऊँ, बाहर की चीज़ें कम लूँ, तो हम ये प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करें। प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे घर में भी, अगर हम देखेंगे, अगर बाहर भी जाएंगे, जैसे भी आप बोल भी रहे थे मुझसे कि बिस्लेरी भी एक तरह के लिए हानिकारक हो गई है, यानी कि आप पानी तो पी रहे हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, पर आप कई सारे जर्म्स लेके जा रहे हैं अपने अंदर। प्लास्टिक से तो हमें जितनी दूर हट सकें हटना चाहिए, सोसाइटी के लिए हर चीज़ के लिए नुकसान है। अब रही जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, क्या होता है स्टोर्ड बॉटल है काफ़ी टाइम, तो उसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के कण आ जाएंगे। आपके जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जिसमें आप लंच बॉक्स ले आते हैं उसमें भी विद टाइम चला जाता है। कई बार आप किसी ना किसी प्रकार से हमारे शरीर में प्लास्टिक जा रहा है। हाँ, क्योंकि पानी की बोतल नॉर्मली प्लास्टिक की होती है। आपके टिफिन बॉक्स प्लास्टिक, हर चीज में आप कुछ ना कुछ इनटेक करते हैं, तो ये प्लास्टिक जाके ये एक तरीके का आउटसाइड सोर्स है, इससे भी मैलिग्नेंसी होती है, आपकी इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी होती है, आपकी कई ओवेरियन मतलब काफ़ी मैलिग्नेंसीज पाई जाती हैं। तो ये जो प्लास्टिक इनटेक है इसको बंद करना होगा, ये सोसाइटी का हिस्सा बन गया है। तो इन प्रोडक्ट्स का आप यूज़ कम करेंगे तो आप मिनिमाइज हो जाएगा एक्सपोजर आपका। एक मैं मैसेज चाहूँगी अभिषेक जी आपकी तरफ से तमाम महिलाओं के लिए कैंसर को लेकर। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेडीज़ में खासकर, जो हमारी होम मेकर हैं और जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें। वो हमारे जो सोसाइटी में हमें इनका ध्यान देना है, हमें इनिशिएटिव लेना है कि इनको कोई दिक्कत हो टाइमली लाएं। हर कैंसर प्रिवेंटेबल है, हर कैंसर का क्योर है, टाइमली डायग्नोस करें, कोई सिम्टम आए उसको नेग्लेक्ट ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, प्रिवेंशन पे जाएं। जैसे सर्विक्स का हो गया, आप वैक्सीन लगवाएं बच्चों के 9 से 26 साल के, स्क्रीनिंग कराएं, मिडिल एज लेडीज़ हैं उनकी स्क्रीनिंग कराएं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें जैसे मैंने आपको बताया, डाइट से, एक्सरसाइज से, हर चीज़ से, और थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, एस्पिरेशन, कैरियर और हेल्दी लाइफ को, इनको सबको बैलेंस करना है। डाइट पे आजकल हम लोग रहते हैं एक अच्छी बॉडी के लिए, जस्ट टू शो, जिम हम लोग जाते हैं, प्रोटीन इतना ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि पाउडर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। प्रोटीन जो लेते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप डाइट से प्रोटीन लीजिए, जो क्योंकि एडल्ट्रेशन इतना है, आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसमें इतना युक्त नहीं है, आप बेटर है डाइट लीजिए। डाइट के क्या सोचे, वेजिटेरियन, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, हमारे लिए 2 सोर्स होते हैं, एक तो होता है मिल्क और एक होता है आपकी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप ले लीजिए और ये आपकी दालें, ये दालों में आप कोई भी उड़द दाल, मूंग दाल, ये सारी दाल लीजिए, उसके साथ आप सोयाबीन, इन सब से आप प्रोटीन इनटेक बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, इनमें प्रोटीन होता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो फिर भी मीट से थोड़ा मिल जाता है, तो डाइट पे फोकस कीजिए। ये आप जो प्रोटीन पाउडर्स हो गए इन सब की बजाय जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ है उस पर जाइए। अच्छा, एक्सरसाइज कौन सी बेस्ट रहती है महिलाओं के लिए, वो भी जरा हम जाते जाते बता दें। मैं कहूँगा कि ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप करें, ब्रिस्क वॉकिंग ये होता है कि आप थोड़ा सा स्पीड से चलें, आप 15 मिनट डेली चल लीजिए या 10-15 मिनट चल लेंगे 1 हफ्ते लगातार, तो इससे आपके 75 मिनट हो जाएंगे। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है कि आप बात कर सकते हैं पर आप गाना नहीं गा पा रहे,
मतलब आप उस लेवल की ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, हल्का सा सांस फूली, वो अगर आप 10 से 15 मिनट डेली कर लें, आपका हर बीमारी का रिस्क कम हो जाएगा। थायराइड, बीपी, शुगर, हार्ट और कैंसर का, तो हर कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा, हर कैंसर। और ये आपने वो एक्सरसाइज बताई अभिषेक जी जो शायद हर महिला कर सकती है। आप अपने घर के बाहर भी, आप अपनी टेरेस पे भी, आसपास किसी पार्क में भी अगर आप वॉक करेंगे तो शायद वो सफिशिएंट होगा। बहुत सफिशिएंट होगा। हल्का सा ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा स्पीड में, और इवन नॉर्मल वॉक भी करते हैं जो लेडीज़ अगर एजेड हैं, हमारी माताएं बहनें, तो उनको भी अगर वो थोड़ी अच्छे से वॉक करें वो भी सफिशिएंट है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आज आपका जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बात बताने के लिए कि कैंसर इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है जितना हम सोचते हैं। महिलाएं जो कि सबसे ज़्यादा कैंसर से पीड़ित है, जो कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हम आंकड़े को रोक सकते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद में। टाइम टाइम पे स्क्रीनिंग कराती रहनी है। अगर आप कैंसर से जूझ भी रहे हैं, एक अच्छे काउंसलर की आपको ज़रूरत है, और उसके बाद भी एक अच्छे खान पान की आप ज़रूरत है, और आप कैंसर से निजात पा सकते हैं। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।